From today, I am going to start with the important question series. ये जो मैं important question series जो अब मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ ये आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन को लेके है। अब आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम से अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के शुरू हो भी चुके हो। ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का जो आपका सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, काफी चैप्टर्स की एग्जामिनर भी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज जो आपकी थ्रू आउट द सेशन अभी आपकी चलती रहेगी। अभी जो मेरा टारगेट है वो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर है, एक पी है और क्यू है। आपको ये कहा जा रहा है कि दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है वो आपका क्या है, 221, 221। और साथ में कंडीशन गिवन है कि जो पी है वो क्यू से बड़ा है, पी इज ग्रेटर देन क्यू। तो आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। अब आइडियली आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अप्रोच करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आप इसको पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर आप वीडियो प्ले कीजिए और फिर चेक कीजिए क्या आपका आंसर ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लूंगा। इसमें जितने भी आपके टॉप रेटेड स्कूल्स के पेपर्स हैं या प्रीवियस 10 ईयर्स 20 ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो सारे मैं इसमें कंसीडर, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी टॉप रेटेड बुक्स है सारी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू इज 221। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन। तो आप ये देखिए, अगर एलसीएम गिवन है, दो नंबर का एलसीएम 221, तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 221। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 221। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, दैट पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 221। अब अगर मैं 221 को फैक्टराइज करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 वन जा 13 और 13 7 जा 19 वन, 17 वन जा 17, राइट। तो कैन आई से दैट 17 इंटू 13 इज इक्वल टू 221। अब इसका मतलब इधर P इज इक्वल टू 17 और 13। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में कहा गया जो P है आपका वो Q से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P इज ग्रेटर देन Q। तो 17 और 13 में से 17 क्या होगा, P होगा, बिकॉज 17 इज ग्रेटर देन 13। तो P इज इक्वल टू 17 एंड Q इज इक्वल टू 13। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। we have to find the value of 3p minus q. Now 3p minus q, it will be equal to 3 within bracket 17 minus q, q की जगह क्या हो जाएगा 13, 17 3 जा 51 माइनस 13। तो 51 और 13, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो राइट आंसर क्या होगा 38। 38 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, now next question is question number 2. If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to ab square and q is equal to a cube b। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है p और p की वैल्यू क्या है ab स्क्वायर, and there is another positive integer that is q and value of q is a cube b। a b being प्राइम नंबर, तो एलसीएम क्या होगा p और p का। तो हमें ये हमसे ये पूछा गया है या हमें ये बताना है कि पी और क्यू का एलसीएम क्या होगा। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। पी को आप कैसे लिख सकते हो, ए, बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी। क्यू इंटीजर्स को हम कैसे ले सकते हैं, ए क्यू, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन नंबर होता है, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, राइट। तो कैन आई से दैट एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू विल बी इक्वल टू, देखो ए और ए कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा, बी और बी कॉमन है इसको भी आप एक ही बार लिखोगे। अब बाकी के जो अनकॉमन पार्ट है वो सारे एज इट इज आ जाएंगे, लाइक ए इंटू ए इंटू बी। So what we will have now, a raised to power 3
b raised to power 2. So this is the final answer of this question. A cube b square. A cube b square. That is option C. That is option C. So this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट है. आज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्कूल का पेपर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस पेपर का, ये इसका ऑप्शनल पार्ट है. राइट. द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196. तो देखो 196 के हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या होगा. 2 9 जा 18, 1 6 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 and 7 7 जा 49. So can I say that 196 is equal to 2 raised to power 2 into 7 raised to power 2. Right. अब आपको क्या कहा जा रहा है. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है. पावर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 2 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं. 2 इनफैक्ट सबसे इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है और सबसे छोटा भी होता है. ठीक है. अब पावर क्या है. इन प्राइम नंबर्स की है, प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है, पावर का मतलब एक्सपोनेंट्स, वो क्या है 2 और 2. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा. तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएगा इन प्राइम फैक्टराइजेशन. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन will be equal to 2 plus 2 is equal to 4. 2 plus 2 is equal to 4. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 3. A quadratic polynomial whose zeros are -5 and 4. Okay. तो देखो अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 -4 है तो उसका फैक्टर क्या होगा. भाई 0 का मतलब यही हो गया ना. देखो सारी के सारे जो ऑप्शन है वो x वेरिएबल में है. तो 0 का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 4. तो अगर x इक्वल टू -5 अगर 0 है तो फैक्टर फॉर्म में क्या होगा x प्लस 5. और अगर x इक्वल टू 4 0 है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो इसका फैक्टर क्या होगा x माइनस 4. तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज x प्लस 4 x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ px. राइट. अब मैं px की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो px क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4. तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. x इंटू -4 क्या हो जाएगा -4x. प्लस 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा +5x. और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1. ये क्लियर हो गया. ठीक है. तो फाइनली व्हाट वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा +x माइनस 1. इज इट क्लियर. ठीक है. तो दिस इज द फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस x माइनस 20. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 दैट इज ऑप्शन सी. दैट इज ऑप्शन सी. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर. ठीक है. Question number 4 is given figure. In given figure, the graph of a polynomial px is shown. This is the graph. The number of zeros of px. A number of zeros of px क्या होगा. कितने पॉइंट पर. ये देखो ये जो ग्राफिकल लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है कितने पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करे. दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px. तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px का मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफिकल लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है अपार्ट फ्रॉम द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है. तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो थर्ड लाइन है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है और वो है सी. तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 1. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर. ठीक है. The next question is question number 5. For what value of k the following system of equation has no solution. Okay. अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है. देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन क्या है. सेकेंड इक्वेशन में देखो अब इसी ऑर्डर में आप लिखो. तो पहले क्या आएगा -6x देन +2y. अब यहाँ कांस्टेंट हमारा क्या है इक्वल टू 5. या तो आप इसको 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख.
तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 0, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बात हो रही है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो a1/a2, तो a1 क्या है, दैट इज 3, और a2 क्या है, -6। तो a1/a2 क्या हो जाएगा आपका, 3/-6। b1 क्या है, -1, और b2 क्या है, 2। अब देखो, आप देख सकते हो -1/2 -1/2 दोनों इक्वल आ रहे हैं। फिर नॉट इक्वल टू होता है c1, c1 के लिए क्या हो जाएगा, -5, और c2 के लिए क्या हो जाएगा, /k। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो -1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/k, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इससे क्या कंडीशन आ रही है, k इंटू 1, दैट इज k शुड नॉट बी इक्वल टू 10। तो क्या ये ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी, k इज नॉट इक्वल टू 10। तो इट मींस if k is not equal to 10, then following system of equation has no solution, and this is the final answer of this question. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द लाइन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b आर। देखो, अगर ग्राफिकली मैं इसको प्लॉट करता हूँ, क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू a, तो मैंने ये ग्राफिक, ये हो गया हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट। अब आपको कहा जा रहा है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a का मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गया x इक्वल टू a। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, x इक्वल टू b, x इक्वल टू b का मतलब क्या हो गया, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। इट मींस व्हाट, इट मींस देखो, ये जो लाइन है ये क्या है, x इक्वल टू a, और ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू b। भाई सिंपल सी बात है, अगर y इक्वल टू b है तो y एक्सिस से पास होगी, ये पॉइंट b हो गया, और x इक्वल टू a है तो x एक्सिस से पास होगी। अब ये दोनों लाइन क्या है, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये जो लाइन है वो किस तरह की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो, क्वेश्चन है आपका, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस का वन पेयर दिया हुआ। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन जो वो होती है जिसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फॉर डिपेंडेंट linear equation, for dependent linear equation, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 equal to say 1/k। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपका a1 क्या है, -4, तो मैं इसको लिखूं a1 की जगह -4/a2। b1 क्या है, 6, तो 6/b2, और c1 क्या है, इक्वल टू में 2 है, तो c1 क्या हो गया, 2, तो सी अपॉन c2 इक्वल टू क्या होगा, 1/k। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैन आई से दैट a2, देखो, -4/a2 इज इक्वल टू 1/k, -4/a2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, a2 इज इक्वल टू -4k। सिमिलरली जो b2 है वो हो जाएगा 6 इंटू बी, दैट इज 6k। और इसी तरह से जो C2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 2k। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप ये देखो कि x का जो कोफिशिएंट है सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली 8 का मतलब क्या हो गया, अब रफली देखो, 4/8, तो ये क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 2। तो कैन आई से दैट, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पुट k इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2, दैट इज -8। b2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, दैट इज 12। और c2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, दैट इज 4।
तो जब भी डिपेंडेंट वाला केस आता है आपको इस तरह से आगे बढ़ना, आप एक एक वैल्यू ले लो दैट इज 2 और उसको पुट कर दो, जो भी वैल्यू आ रही है अब इसी से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सभी में ऑप्शन ना भी दियो तो भी आप इसी तरह से करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज a2 है कोफिशिएंट ऑफ x तो -8x, b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y +12y और इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2, तो हमने इक्वल टू से लिया था ना C1/C2, तो ये इक्वल टू में क्या हो गया 4। तो कैन आई से दैट -8x + 12y -4 इक्वल टू 0। तो क्या ये ऑप्शन में है -8x + 12y। अब ये क्या है आपका +4, ये क्या है हमारा +4, ये क्या है हमारा +4। इसका मतलब कांस्टेंट को आप साथ में ले लो +4 इक्वल टू 0, ठीक है। -8x + 12y +4 इक्वल टू 0। मैं चेक भी करवा देता हूँ, देखो जो आपकी ये इक्वेशन है, पहले तो देखो -4, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -4 और -8, तो क्या हो जाएगा -4/8 -1/2, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब b1/b2 क्या हो जाएगा 6/12, तो 6/12 भी क्या हो गया 1/2, 6/12 भी क्या हो गया आपका 1/2। तो हमारा क्या आ रहा है आपका -4/-8, तो ये भी 1/2 आ रहा है। अब इधर देखो, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा आपका -2। तो अगर -2 रखते हो तो यहाँ हमारा इक्वल टू में क्या आ रहा है -4। हाँ तो ठीक है ना। देखो इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू में 2 है, इक्वल टू में क्या है 2। तो यहाँ आपका -4 होना चाहिए, -8x + 12y। एक मिनट भाई, एक मिनट, C2 हमारा 4 आया ना, तो C2 हमारा 4 इक्वल टू में 2 था, इक्वल टू में क्या था हमारा 2, तो ये इक्वल टू में 4 आएगा, तो 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये -4 इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8x - 12y + 4 इक्वल टू 0। अब माइनस से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 8x - 12y + 4 इक्वल टू 0। 8x - 12y + 4, 8x, यस डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा वो भी बताता हूँ, देखो बिकॉज अब देखो ये क्या -4, ये है 8, तो -4/8 क्या होगा -1/2। ये क्या है 6 और -12, 6/-12 ये भी क्या होगा -1/2 और इक्वल टू में क्या है 2, तो ये भी इक्वल टू में है, तो 2/-4 क्या होगा -1/2। सभी में जो आपकी वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। हमने जब इसको सॉल्व किया था तो इक्वल टू में ही हमने 2 को लिया था, तो C2 की जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड ही आएगी। बिकॉज आपने जब इसको 2 लिया है तो 2 का मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में क्या है वो ऑन द राइट हैंड साइड वैल्यू, तो जो वैल्यू जब वो आएगी, जो भी C2 की वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड पर आएगी, और हमारा C2 क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पर है। तो C2 अगर 4 है तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये -4 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। माइनस को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो बेसिकली मतलब -0 0 ही होता है। तो 8x - 12y + 4 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। मीन्स आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, और 8x - 12y इक्वल टू -4, 8x - 12y इक्वल टू -4। इज इट क्लियर, ठीक है। Our next question is the distance of P -3, 4 from the origin। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से निकालना। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया 0, 0 एंड लेट द पॉइंट बी हो, लेट द पॉइंट बी हो। तो बेसिकली आपको पी क्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 दैट इज 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 - 4 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 + 9 √25 एंड इट इज इक्वल टू 5 इलेवन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8।
द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0,4 0 0 एंड 3 0 इज। इसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। दिस इज द ट्राइंगल। राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके वर्टिसेस गिवन है। ये हो गया वर्टेक्स ए, दैट इज 0,4। इसको ए ले लेते हैं। ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो वर्टेक्स बी क्या हो गया? वर्टेक्स बी 0,0 और वर्टेक्स सी है हमारा 3,6। 3,6। राइट। अब हमें क्या करना है? वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √16, दैट इज 4 यूनिट। फिर हम फाइंड करेंगे बी सी। बी सी, बी सी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √9 और ये हो गया 3 यूनिट। ये भी क्लियर है, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे सी ए। सी ए, अब सी ए में क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो -3 का स्क्वायर क्या? 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया √25, दैट इज 5। दैट इज 5 यूनिट। तो ए बी कितना आ गया हमारा? 4 यूनिट। बी सी कितना आ गया? 3 यूनिट। और ए सी कितना आ गया? 5। अब आपको क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? सम ऑफ साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। राइट। ए बी कितना है? 4, बी सी कितना है? 3, और ये कितना? 5। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12। तो ये हो गया 12 यूनिट। ये हो गया 12 यूनिट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी। डी जो है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल। तो यहाँ पर हम बीपीटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ डी इज पैरेलल टू बीसी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की। ठीक है। व्हाट वी विल डू, दिस इज द फिगर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, because D is parallel to BC, because D is parallel to BC, so can I say that AD upon DB will be equal to AE upon EC? Why? By BPT. अब AD की वैल्यू क्या है? x प्लस, and what is the value of DB? That is 3x plus 9. AE की वैल्यू क्या है? x, and value of EC is 3x plus 4. अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, राइट। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 9। अब देखो x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9x। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12। सिमिलरली x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर और 9x हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 3x स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, 9x विल बी कैंसिल आउट। तो 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -12/4, दैट इज -3। अब आप ये देखो कि जो x है वो साइड ऑफ ए ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइड ऑफ ए ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव।
as x represent side of triangle which can't be negative, therefore x will be equal to 3 unit. Therefore x will be equal to 3 unit. So this is the final answer of this question, right? Now next question is, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, ये इसी का ऑप्शनल पार्ट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का ही ऑप्शनल पार्ट है. क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बीसी. दिस इज द लाइन डी which is parallel to BC. So according to the question, D is parallel to BC, right? Meeting AB in D, meeting AB in D, and AC in E. Okay. According to the question, AB upon BD, AB upon BD is equal to 4 by 1. AB upon BD is equal to 4 by 1. अब ध्यान से देखो, AB अपॉन BD. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो AB अपॉन BD है बाय बीपीटी, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो क्या है? AB अपॉन BD. तो राइट हैंड साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? AC अपॉन C. यही होना चाहिए हमारा, राइट? अब देखो, AB अपॉन BD की वैल्यू क्या है? 4 by 1. तो AB अपॉन BD को की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 4 by 1 इक्वल टू, हमें फाइंड करना है AE. आपने लिखा AC, C की वैल्यू गिवन है 2. C की वैल्यू क्या है? 2. तो कैन आई से दैट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू 1 क्या हो जाएगा? AC और 4 2 जा 8, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर. अब आपको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड AE. We have to find AE. So can I say that AE will be equal to AC minus E. AC की वैल्यू क्या है? 8 और CE की वैल्यू ऑफ CE is 2. So it is equal to 6 centimeter. It is equal to 6 centimeter. That is option B. That is option B. Is it clear? ठीक है. Next question is question number 10. In triangle ABC and DEF, angle B is equal to angle E. Angle F is equal to angle C, and AB is equal to twice of DE. Okay. So let us take two triangle. This is ABC and this is DEF. A, B, C, D, E, F. क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. देखो एंगल B एंगल E के इक्वल. एंगल F इज इक्वल टू एंगल C. एंगल F जो है एंगल C के इक्वल है. भाई अगर दो एंगल्स इक्वल है तो कैन आई से दैट जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो थर्ड एंगल होगा वो भी इक्वल होगा. से एक चीज तो क्लियर है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो. अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है, आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी साइड है वो ट्वाइस ऑफ डी, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए. बट यहाँ पर जो ए बी साइड है वो ट्वाइस ऑफ डी है. इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के. अब बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी लगा सकते हो. भाई दो एंगल इक्वल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी. बट ट्रायंगल ए बी सी is not congruent to triangle DEF because corresponding sides equal होनी चाहिए. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. सिमिलर तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. According to the question, sin theta is equal to a by b. Okay, first of all what we will do, let us draw a right triangle. Triangle A B C.
लेट अस एज्यूम दैट दिस एंगल इज थीटा। तो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपर। इज इट क्लियर? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी, ए बाय बी दैट इज पी बाय एच। तो पी की जगह क्या हो जाएगा, ए, और एच की जगह क्या हो जाएगा, बी। राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, AC square will be equal to what, AB square plus BC square। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, B स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, A, तो दैट इज A स्क्वायर। और BC स्क्वायर हमें फाइंड कर, तो कैन आई से दैट BC square will be equal to B square minus A square, which implies BC is equal to square root of B square minus A square। तो हमारे पास बेस आ गया, दैट इज रूट B square minus A square। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस अभी हमने फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, बी, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, बी। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 12. If tan theta is equal to 8 by 7, then find the value of 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, 1 minus sin theta, 1 plus sin theta। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ राइट ट्रायंगल। राइट, लेट अस assume this angle is theta, right triangle is PQR। थीटा की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारा बेस। अब tan थीटा की बना, tan थीटा क्या होता है, P बाय बी। तो P बाय बी का मतलब क्या, कि जो हमारा परपेंडिकुलर है दैट इज 8, और जो हमारा बेस है दैट इज 7। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्रायंगल PQR, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, PR विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 एंड 7 स्क्वायर 49। राइट, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, और ये हो जाएगा 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इट विल बी रूट 1 1। राइट, अब हमें जो फाइंड करना वो क्या है, देखो वह ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मैं क्या न्यूमरेटर को लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो आपको आइडेंटिटी पता है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो करने का तरीका ये है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल क्या है, 8/7। तो 8/7 का क्या हो जाएगा, 7/8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 49/64। और इस केस में आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जनरली जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके लिए मैंने ये राइट ट्रायंगल बनाया है, कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, B/H। B/H हो गया 7/√1 1। और साइन थीटा क्या होगा, P/H। तो P/H क्या हो जाएगा, 8/√1 1। अब आप वैल्यू पुट करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू पावर 2।
इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा रेज टू पावर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7/√113 तो 7/√113 स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 8/√113 तो 1 माइनस 8/√113 स्क्वायर ये समझ में आ गया ठीक है। अब क्या होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 √113 का स्क्वायर 113 और 8 का स्क्वायर 64 अगेन 113 तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 113 माइनस 49/113 एंड 113 माइनस 64/113 राइट तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64/49 64/49 64/49 साइन स्क्वायर थीटा भाई एक मिनट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन बाय कॉस क्या होगा 10 होगा साइन बाय कॉस क्या होगा 10 तो ये हो गया 10 स्क्वायर और tan थीटा की वैल्यू क्या है दैट इज 8/7 तो ये हो जाएगा 8/7 का स्क्वायर तो ये भी हमारा वही आएगा जो हमारा वहां से किया हमने दैट इज 64/49 अब आपके ऊपर है अब किस मैथ दोनों ही मेथड ठीक है स्पेशली एमसीक्यू के लिए तो मैं कहूंगा दिस मेथड इज फार बेटर क्योंकि टाइम बचेगा आपका डायरेक्टली आपने क्या किया a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a² माइनस b²। a माइनस बी a प्लस बी हो गया a² माइनस b²। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन बाय कॉस क्या होता है 10 tan थीटा की वैल्यू 8/7 स्क्वायर कर दिया तो ये 64 और दूसरा मेथड जो है नॉर्मली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो उस मेथड से भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 64/49 सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 64/49 इज इट क्लियर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 a ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical okay so let us assume that this is wall and this is ladder now according to the question ladder is 15 मीटर तो ladder जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है ये क्लियर हो गया ठीक है। this is ladder and this is wall A B C if the ladder makes an angle of 60 डिग्री तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री लैडर जो है वॉल के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल तो हाइट ऑफ वॉल हमें फाइंड करना है तो लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ वॉल क्या हो गया h h आपको फाइंड करना आप देखो 60 के अपोजिट साइड क्या p राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या h और ये क्या हो गया p b फाइंड करना और h की बना तो b और h का कॉम्बिनेशन क्या होता है cos थीटा तो कैन आई से दैट इन राइट ट्राइंगल abc cos थीटा विच इज इक्वल टू b बाय h b क्या हो जाएगा ab और h क्या हो जाएगा ac राइट अब थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री b क्या हो जाएगा स्मॉल h और ac हो जाएगा आपका 50 cos 60 की वैल्यू क्या होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h बाय 15 तो फाइनली h विल बी इक्वल टू 15/2 मीटर 15/2 मीटर दैट इज ऑप्शन सी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 चॉइस वाला क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है ऑप्शन में द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट शैडो इज 1:2 ओके so let us assume that this is road and this is the shadow of the road it means AB is a road and BC is road shadow ठीक है
क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो लेंथ ऑफ ए रोड है और इसकी शेडो जो इसका रेशियो 1:√। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो लेंथ ऑफ ए रोड क्या हो जाएगी AB, और रोड शेडो क्या है BC। ये आपको गिवन है 1/√3। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ये हो गया थीटा, राइट थीटा। तो आपको जो कॉम्बिनेशन गिवन है वो क्या है, P और B। तो कह रहे हैं से दैट इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा विल बी इक्वल टू AB बाय BC। तो tan थीटा AB बाय BC की वैल्यू क्या है, 1/√3। 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30। तो कैन आई से दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब और वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग इन द सन फाइंड दैट हिज शैडो इज इक्वल टू हिज हाइट, इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज assume that AB is the height of a man और BC is the shadow of a man। AB, AB क्या हो गया, हाइट ऑफ अ मैन H, और BC क्या हो गया, शैडो ऑफ अ मैन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, height of man that is AB is equal to shadow of man, shadow of man that is BC। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन BC दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली BC AB के इक्वल है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। अब 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 1 tan में वैल्यू होती है tan 45 डिग्री। तो कैन आई से दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 50। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 6 to 50, तो ये हो गए 45। A card is drawn at random from the box, okay, the probability that the card drawn has a number which is a perfect square। अब आप ये देखो 6 to 50 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 6 to 50। तो सबसे पहले क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट drawn card is a perfect square, probability that drawn card is perfect square, is perfect square। तो आपके फेवर में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 45। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 40। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। The next question is question number 16। The probability that a non-leap year, non-leap year का मतलब 365 days selected at random will contain 53 संडे, कि नॉन लीप ईयर है उसमें 53 संडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो बहुत सिंपल है। आप 365 को एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, 7 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14। अब रिमाइंडर आ गया 1। अब 50 यानी कि 365 डेज में 52 वीक्स, 52 वीक्स में 52 संडे। तो क्लियर हो गया कि भाई जितने वीक्स होंगे उतने संडे होंगे। तो नॉन लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं। अब ये एक दिन बच रहा है, अब ये जो 1 डे है
ये जो वन डे है ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, ठीक है। अब हमारे फेवर में क्या है, आउट ऑफ दो 7 डेज हमारे फेवर में क्या है, ओनली संडे, वन डे। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर कंटेन 53 संडे, it will be equal to what, 1/7. Out of the 7 days only Sunday is our favorable day, so 1/7. So right answer is option, right answer is option A, that is A. Is it clear? ठीक है। अब ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो चॉइस वाला क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है, इज नीदर एन एस, ना तो ये एस होना चाहिए ना ये स्पेड होना चाहिए। देखो स्पेड में कितने कार्ड होते हैं, 13, और एस में टोटल एस कितने होता है, 4, और 13 में से ऑलरेडी एक एस है, तो 4 का मतलब क्या, 3 एस, क्योंकि एक एस जो होता है वो स्पेड वाला वो इसमें इंक्लूडेड होता है। तो हमें जो कार्ड नहीं चाहिए वो कितने हैं, 16। हमें आउट ऑफ दी 16 कार्ड हमारा जो है वो कोई भी कार्ड नहीं होना चाहिए। तो हमारा फेवरेबल कार्ड क्या हो गया, तो हमारे जो फेवरेबल कार्ड्स है वो कितने हो गए भाई, इन कार्ड्स को छोड़ के बाकी कोई भी कार्ड्स होगा फेवरेबल होगा। तो टोटल कार्ड्स कितना, 52, उसमें से 16 जो हमें नहीं चाहिए, नीदर नॉर, या माइनस कर दो। तो 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज पी, फेवरेबल कार्ड्स कितने हैं 36, टोटल कितना है 52। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज 9/13, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। तो आज की क्लास में जो ये पर्टिकुलर पेपर जो मैंने आज सिलेक्ट किया है, उस पेपर का जो सेक्शन ए वाला पार्ट है 16 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो इसका सेक्शन 2 है या सेक्शन बी है वो हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो दैट्स इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।